नमस्कार। अर्णव विलेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं स्पर्श भाग 2 का पाठ 13 पतझड़ की टूटी पत्तियों के बारे में पढ़ें। बच्चों, इस पाठ में जो है दो खंड दिए गए हैं। एक है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। दो छोटे छोटे खंडों में ये पाठ विभाजित है। इसके रचनाकार रविंद्र किलेलकर हैं। रचनाकार रविंद्र किलेलकर का जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ था। छात्र जीवन से ही ये गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केळकर ने अपने लेखन में जन जीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केळकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3 और हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केळकर ने काका केळकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केळकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवा ढांचे सूर, समिधा, सांगली और थांबे, मराठी में कौंज की राजकरण, जापान जसला दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। कभी ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देने का गुण कविता में रहता है, लेकिन जब कभी ये गुण हमें गद्य में दिखाई देता है तो कुछ इस तरह से मुहावरे की स्मृति हो आती है। सार सार को गहरे थोथा दिए उड़ाए, यानी सार सार को ग्रहण कर लिया जाए और जो थोथा है व्यर्थ को उसको उड़ा दिया जाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना थोड़ा कठिन काम हो जाता है और यह काम होता भी रहा है, बहुत पहले भी होता रहा था। सूक्ति कथाएं जैसे आ गई हैं, आदम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां, उसमें इस तरह के प्रमाण मिल जाती हैं और यही काम कोंकणी में रविंद्र केलकर ने किया है। अब प्रस्तुत पाठ में जो प्रसंग आए हैं, उन प्रसंग में हम ये बात कह सकते हैं कि बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें यहाँ कही गई हैं। केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं है, वास्तव में ये एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देती हैं। इसमें पहला प्रसंग आता है गिन्नी का सोना। गिन्नी का सोना में हमें जीवन में अपने सुख दुख जुटाने की बजाय उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाते हैं। दूसरा प्रसंग यहाँ आता है झेन की देन। बौद्ध धर्म में वर्णित ध्यान की एक साधना है, उसकी याद दिलाता है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्तम दिनचर्या के दिन में कुछ पल चैन से पा लेते हैं। तो प्रस्तुत है पतझड़ की टूटी पत्तियों का पहला खंड, जिसका नाम आता है गिन्नी का सोना। अब यह आता है, शुद्ध सोना अलग होता है और गिन्नी का सोना अलग। शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट का बिना मिलावट वाला सोना, और गिन्नी का सोना कौन सा होता है? 22 कैरेट का, जिसमें तांबा मिला रहता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, इसलिए तो इसे एक तो ज्यादा चमकदार बन जाता है, लेकिन ये शुद्ध सोने से खुद अधिक अधिक मजबूत बन जाता है और अक्सर औरतें इसी सोने के ही गहने बनवाती हैं। फिर भी होता तो वह गिन्नी का ही सोना है ना, यानी ऐसा सोना जो शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध सोना कौन सा होता है? जो 24 कैरेट का होता है। और गिन्नी का सोना कैसा है? जो 22 कैरेट का, जिसमें तांबा मिला रहता है। शुद्ध सोने की तरह ही शुद्ध आदर्शों की चर्चा यहाँ की गई है। शुद्ध आदर्शों को क्या कहा गया? शुद्ध सोने के जैसे कहा जाता है। चंद लोग यानी कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा पुट दे देते हैं, व्यवहारिकता का थोड़ा तांबा मिला देते हैं। अब यहाँ व्यवहारिकता क्या नहीं, यानी समय और अवसर देकर थोड़ा सा सूझबूझ करके थोड़ा आदर्शों को में परिवर्तित कर देना और फिर चलकर दिखाते भी हैं, ऐसा वाला रूप चलाते भी हैं। तब हम ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं, यानी व्यवहारिक आदर्श कहकर उनका बखान करते हैं। ये प्रैक्टिकल लोग होते हैं, व्यवहारिकता का पुट ये दे देते हैं, आदर्शों को पूरी तरह से अपनाते नहीं, आदर्शों का कुछ अंश अपना लिया, अवसर देकर थोड़ा सा विचारों को बदल देते हैं, यानी काम चलाऊ बात कर देते हैं। पर ये बात भूलनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं भूलनी चाहिए? क्योंकि हमेशा बखान आदर्शों का नहीं होता, व्यवहारिकता का ही होता है। पर बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगती हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ भी आगे आने लग जाती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आ जाता है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? कि वो कहते हैं कि जो हम आदर्शों की चर्चा करते हैं, आदर्श ऐसे ना हो जो प्रैक्टिकल जीवन में आ ही ना सके। कभी-कभी आप सुनते होंगे, लोग कहते हैं बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल।
केवल आदर्शों का रोना मत रोते रहिए। अगर वो व्यावहारिक स्तर पर हम लागू नहीं कर सकते, जीवन में उनको अपना नहीं सकते आदर्शों को, तो उन थोड़े आदर्शों का क्या फ़ायदा? वो तो व्यर्थ ही चले जाएँगे। आदर्श जीवन में ऐसे हो जिन्हें व्यवहार में हम अपना भी तो सकें ना। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी ने आदर्शों को व्यवहारिक स्तर पर अपनाया था। अब कुछ लोग मानते हैं कि गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी थे। यानी वे केवल आदर्शों की बात नहीं करते थे, बल्कि वे चाहते थे कि दुनिया कैसे चलती है। उन्हें पता था कि व्यवहार में क्या संभव है, क्या नहीं। इसी कारण लोग उनके पीछे चलते थे। अगर ऐसा ना होता, केवल आदर्शों की चर्चा होती रहती, व्यवहारिक जीवन में उन्हें अपना ही नहीं पाते, तो लोग उनके पीछे कभी ना चलते। उन्हें अपना आदर्श मानते ही नहीं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोने में तांबा नहीं मिलाया। यानी जो अच्छे तांबे में सोना मिलाकर उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया है। यानी जो व्यावहारिक जीवन है, उस व्यावहारिक जीवन में आदर्शों का पुरुष दे दिया। आदर्शों को उन्होंने नीचे गिरने नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? व्यावहारिक जीवन को ऊँचा उठाकर आदर्शों के करीब वो ले आए थे। कभी भी आदर्शों को व्यर्थ से उतरने नहीं दिया। वे सोने में तांबे को नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। और इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहा करता था। उसी की हर चर्चा होती थी। अब हम इसको थोड़ा यूँ समझ सकते हैं। मान लो हम ये कहते हैं कि चलो थोड़ा झूठ बोल लेते हैं, थोड़ी हिंसा कर लेते हैं, काम चल जाएगा। नहीं, वो कहते हैं हम काम तो करेंगे, लेकिन सच और अहिंसा के पथ पर चल के करेंगे। उनके 2 ही तो आदर्श थे ना, सत्य के पथ पे चलना, अहिंसा को अपनाना। लेकिन कभी उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं, अगर हमारा काम नहीं निकल रहा है, व्यवहार में नहीं आ रहा, तो चलो आज हम थोड़ा-सा झूठ बोल लेते हैं, चलो आज थोड़ी-सी हिंसा कर लेते हैं। नहीं, उन्होंने इनको अपने जीवन में अपनाया था, आदर्शों को, सत्य को, अहिंसा के पथ पे, और लोगों ने इसी के मार्ग पर चलकर तो फिर आज़ादी में उनका सहयोग दिया था। देश हमारा आज़ाद हुआ था। तो गांधी जी क्या करते थे? सोने में तांबे को नहीं मिलाते थे, बल्कि तांबे में सोने को मिलाते थे। अगर हम सोने में तांबा को मिलाते हैं, तो सोने की कीमत क्या होती है? घट जाती है। लेकिन अगर हम तांबे में सोने को मिलाते हैं, तो तांबे की कीमत जो बढ़ जाती है। तो उन्होंने अपने आदर्शों यानी सोने को मिलावट करके कमज़ोर नहीं बनाया था, बल्कि जो कमज़ोर था, साधारण जीवन था तांबा जैसा, उसको आदर्शों के समान ऊँचा उठा दिया था। अब राजनीति में लोग बोल देते हैं, चलो थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा गलत काम करना पड़ता है, सत्ता तभी मिलती है। गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने सदा सच का साथ दिया था। सत्ता उन्होंने कहा था कि सत्ता सत्य और अहिंसा के बल पर ही मिलेगी, और उन्होंने इसीलिए राजनीति में नैतिक शब्द जोड़ दिया था, तो राजनीतिक बना दिया था। अब मान लो हम इसको यूँ भी थोड़ा समझ लेते हैं कि मान लो एग्ज़ाम चल रहे हैं, परीक्षा चल रही है, कोई कहता है चलो थोड़ी-सी नकल कर लेते हैं, पास हो जाएँगे। तो क्या गांधी जी ऐसे थे क्या? नहीं, वो कहते कि नहीं, तुम ईमानदारी से पढ़ो, चाहे नंबर कम आए, लेकिन सच का रास्ता मत छोड़ना। तो ईमानदारी को वो नीचे नहीं लाते थे, बल्कि हालात को ऊँचा उठाने की कोशिश करते थे। तो उनके आदर्श कैसे थे? समझौता करने वाले नहीं थे। तो दुनिया उनके आदर्शों के स्तर पर ऊँचे आई, ये उन्होंने चाहा था, ना कि खुद उन्होंने अपने आदर्शों को दुनिया के स्तर पर नीचे लाने का प्रयास किया। इसी कारण वो बड़े सच्चे और महान रहे थे। लोग उनके पीछे-पीछे चले थे। व्यवहारवादी लोग जो होते हैं, वो हमेशा सजग रहते हैं, हिसाब-किताब लगाकर काम करते हैं, एक-एक कदम सोच समझ कर चलते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ऊपर चढ़े, कैसे नहीं। जबकि होना क्या चाहिए कि खुद ऊपर चढ़े, साथ में दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेकर चले। वास्तविक जीवन तो यही है। जीवन में इसी का ही महत्व है। ये काम हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसे कुछ है, तो आदर्शवादी लोगों के कारण ही है। व्यवहारवादी लोगों ने क्या किया? समाज को नीचे गिराने का प्रयास ही किया है। तो हमें कैसा बनना चाहिए? आदर्श को अपनाएं, व्यवहारिक जीवन में अपनाएं, लेकिन उसका स्तर नीचे ना जाने दें, पतित ना हो कभी भी। हमेशा ऐसे कार्य करते रहें जिससे समाज का स्तर बढ़े, लोगों का अभाव बढ़े, लोग एक-दूसरे की कदर करें, एक-दूसरे का मान-सम्मान बढ़ाएँ, जैसे सत्य है, ईमानदारी है, नेकी का पथ है। इन पथ पर बढ़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते चले जाएँ। यानी गांधी जी के आदर्शों को अपनाने का बल दिया गया। तो जो ये खंड है हमारा, इसमें जो है गिन्नी का सोना जो है, इसमें जो है सोने को और गिन्नी के माध्यम से इस बात पर बल दिया गया है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाएँ, आदर्शवादी बनाएँ, व्यावहारिकता का पुट उसमें दे तो सही, लेकिन हम उसमें इतना शुद्धता भरें कि वो पतन की ओर वो ना जाए। वो हमेशा आदर्श बना रहे,
विलक्षण आदर्शों को अपनाने वाला बने। जैसे गांधी जी के आदर्श थे, विलक्षण आदर्श थे और इसी के बल पर देश उनके पीछे-पीछे चला था। तभी हम आज़ादी हासिल कर पाए थे। तो हम ऐसा ना करें कि हाँ, थोड़ा झूठ बोल लें, थोड़ा बुरा काम कर लें, फिर कभी किसी दिन अच्छे बन जाएँगे, नहीं। हम सत्य के पथ पर चलें, ईमानदारी के पथ पर चलें, आदर्शों को अपनाते रहें और व्यवहारिक जीवन के साथ-साथ उसका पुट देते रहें। उसके हिसाब से हम अपने कार्य करते चले जाएँ। पतझड़ की टूटी पत्तियों का दूसरा खंड आता है झेन की देन। अब ये झेन क्या है? जैन बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जो ध्यान साधना के माध्यम से आंतरिक शांति पर बल देता है। जापान में ये बहुत प्रसिद्ध रहा है। जापान के जो है लोग जो है वो मानसिक शांति की संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तनावपूर्ण जीवन के उपचार का सबसे बढ़िया तरीका है और इसी जैन के देन का ही एक हिस्सा है टी सेरेमनी। अब टी सेरेमनी क्या चीज है? वास्तव में ये एक परंपरा है कैसी चाय पीने की प्रक्रिया, लेकिन ये ध्यान की प्रक्रिया के साथ चलती है जो लोगों को वर्तमान जीवन में जीना सिखाती है। तो लेखक जो है वो अपने जापानी मित्र से मिलते हैं, उनसे भेंट करते हैं, भेंट करके उनसे बातचीत करते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं, तो पता लगा कि मानसिक बीमारियां। उन्होंने बताया कि 80% लोग जो है मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण का मतलब तनाव के कारण जो है मन से अस्वस्थ रहते हैं। तो इसकी वजह क्या थी? उन्होंने बताया कि इसकी वजह ये थी कि वास्तव में हमारे जीवन में रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। कोई बोलता नहीं, बकता है। और जब हम अकेले पड़ जाते हैं, हम अपने आप से घबराते हैं। इस सब का कारण क्या था कि अमेरिका से प्रतिस्पर्धा हो गई है। प्रतिस्पर्धा यानी होड़ हो गई है। अब वो होड़ हुई क्यों थी? हिरोशिमा नागासाकी का आपने जो वो देखा था कि कैसे जो बम गिरे थे वो दोनों के दोनों नगर कैसे नष्ट हो गए थे, तो जापान कैसे फिर से उठ खड़ा हुआ था। अब अपने आप को विकसित देश बनाने के लिए वो कैसे प्रगति कर रहा था। तो उन्होंने तय किया था कि हम 1 महीने के जो काम जो करते हैं वो लोग हम उस काम को 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करेंगे। यानी अमेरिका अगर किसी काम को 1 महीना लगाता करने के लिए, तो हम उस काम को करने के लिए 1 दिन कर लगाएँगे। 1 दिन में उस काम को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जब काम तेज़ से करेंगे तो क्या दिमाग की रफ्तार तेज़ बढ़ेगी। किसी काम को हमें जल्दी-जल्दी करना है, हाथ तेज़-तेज़ चलाने हैं तो हमारा दिमाग भी तो उतनी तेज़ी से चलता है। अब दिमाग इतनी तेज़ी से चल रहा है जैसे दिमाग के अंदर स्पीड का कोई इंजन फिट कर दिया होगा और वह हज़ार गुना तेज़ रफ्तार से गति से चल रहा है। और ऐसे में क्या करते हैं दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंजन टूट जाता है। यानी होता क्या है कि मानसिक रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लेखक का मित्र जो है वो लेखक को एक जगह लेकर जाता है। कहाँ लेकर जाता है? जहाँ टी सेरेमनी का आयोजन किया गया है। अब टी सेरेमनी क्या है? वहाँ पर चाय पीने का एक विशेष आयोजन होता है जहाँ वो उनको लेके गया है। ये चाय पीने की एक विधि है। जापानी लोग जो उसे चा नो यू कहते हैं। अब ये जगह कौन-सी थी? 6 मंजिला इमारत थी बहुत बड़ी सुंदर-सी। उसकी छत पर दफ्ती। अब दफ्ती की दीवार क्या है? दफ्ती क्या होता है? लकड़ी की खोखली दीवार सी होती है। आपने स्लाइडिंग वाले दरवाजे देखे होंगे जिसको थोड़ा-सा हाथ से हिलाओ तो स्लाइड कर जाते हैं, फिसल के सरकते चले जाते हैं। तो ऐसी दीवार दरवाजे बने होते हैं उसके, चित्रकारी उस पर रहती है और साथ ही वहाँ पर तामती थी। तामती यानी चटाई। तमाती होती है, चटाई होती है, ज़मीन पे बिछाई जाती है। आपने देखा होगा जापानी लोग ज़मीन पर बैठकर खाते-पीते हैं, उनका बैठने का वहाँ रहता है। तो ऐसे में वो ऐसी पर्णकुटी थी, यानी पत्तों की बनी कुटी जगह ऐसी थी, जिसपे ज़मीन पे चटाई बिछी थी और वहाँ पर दरवाजे ऐसे थे जो स्लाइडिंग वाले, फिसलने वाले, लकड़ी के बने हुए और उस पर चित्रकारी की जाती थी। अब उस 6 मंजिला इमारत में लेखक अपने मित्र के साथ वहाँ पहुँचा। वहाँ पर बाहर ही एक ना बेडोल सा बर्तन पड़ा था। बेढप सा यानी बेडोल सा बर्तन था, मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ था, पानी भरा हुआ था। पहले उन्होंने वहाँ पर जाकर हाथ-मुँह धोए, तौलिए से हाथ पोंछे और फिर अंदर प्रवेश किया। वहाँ अंदर गए तो अंदर कौन थे? चार-जीन थी। चार-जीन बैठे हुए थे। अब चार-जीन कौन है? चाय बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको चाय-जीन बोलते हैं। जापानी विधि से खास तौर पे चाय बनाने का जो तरीका है, उस ढंग से चाय बनाने वाले को चाय-जीन कहते हैं। तो वो अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने उठ के प्रणाम झुककर जो है उनका प्रणाम के साथ सत्कार किया। सत्कार में उन्होंने क्या बोले? दोजो। अब ये दोजो वहाँ का भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है दोजो, जिसका मतलब होता है आइए तशरीफ लाइए। कहकर उन्होंने उसका स्वागत किया। चार्जिन ने लेखक और उनके मित्र को अंदर बैठने की जगह दिखाई और फिर अंगीठी सुलगाई
और चायदानी रखी, यानी चाय बनाने की सारी प्रक्रिया वहाँ शुरू हो गई। बगल के कमरे में जाकर वो कुछ बर्तन लेके आए, फिर उनको तौलिए से साफ किया बर्तनों को। ये सारी क्रियाएँ जो थी बहुत गरिमापूर्ण ढंग से की, यानी बहुत सलीके से। उसकी हर भंगिमा यानी हर मुद्रा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गुज़रे हों। अब जय जयवंती क्या है? ये एक राग है भारतीय शास्त्रीय संगीत का, बहुत मधुर भावपूर्ण सौम्य राग है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें प्रेम, करुणा, कोमलता का भाव रहता है। लेखक कहना चाहता था कि जो कलाकार जो जिस तरह के काम कर रहा था चाय बनाने का, उसका हर चाल, हर भाव, हर मुद्रा बहुत सौम्य और सुरम्य थी। ऐसा लगता था जैसे संगीत में, हालाँकि वहाँ कोई संगीत बज नहीं रहा था, लेकिन संगीत की तरह महसूस हो रहा था। तो लगता था जैसे कोई जय जयवंती राग वहाँ चल रहा हो। इतना सुरीला वातावरण वहाँ लग रहा था। सारा वातावरण शांत था। इतनी शांति थी कि जो चायदानी में पानी भी जो खदबदा रहा था, यानी जो पानी जो था उबल रहा था, उसका उबलना भी सुनाई दे रहा था। खदबदाना का मतलब हो गया पानी के उबलना, पानी का जो उबलना है, उसकी आवाज़ भी उनको सुनाई दे रही थी। अब चाय तैयार होगी, उसके बाद चाय को प्यालों में भरा गया। अब प्याले उनके सामने रह गए। वहाँ जो थे वो 3 मित्र ही बैठे थे। शांतपूर्ण जगह थी वो बिल्कुल ही। और वास्तव में कारण क्या है कि वहाँ केवल 3 को ही प्रवेश मिलता है। उस स्थान में 3 से अधिक लोगों को नहीं बिठाया जाता, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो बातचीत हो जाएगी और अगर बातचीत होती रहेगी फिर वो शांति का आनंद ही नहीं देगा। क्योंकि ये तो एक तरह का ध्यान साधना का स्थान हो गया ना। जैसे मैंने पहले वो आपको बताया था कि जो ज़ेन की देन है, जब ज़ेन की देन क्या था? ये ध्यान साधना का एक तरीका है, विधि है और जो बौद्ध धर्म द्वारा अपनाया गया। अब बौद्ध धर्म की संप्रदाय की जो साधना है, ध्यान साधना वाला, जिसमें जो है चाय पीना भी एक तरह का साधना का काम है, जो हमारे तनाव को कम करता है। वैसे हम कहते हैं ना, जब बहुत थक जाते हैं, चलो चाय पीते थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन जो आनंद यहाँ चर्चा की जा रही है, वैसे हमने कभी देखी या सुनी नहीं है। 3 लोग बैठे हैं और बैठकर चाय का आनंद ले रहे हैं। लेकिन चाय भी कितनी? प्यालों में मात्र 2-2 घुट से अधिक नहीं होगी। अब वो होठों से लगाकर एक-एक बूंद करके चाय पी रहे हैं। सोच के देखिए, करीब डेढ़ घंटे तक चुस्कों का सिलसिला चलता रहा। डेढ़ घंटे तक 2 घुट चाय लेकर बैठे रहो और एक-एक सिप करके, एक-एक बूंद-बूंद करके उसको चाय को पी रहे। बिल्कुल शांत वातावरण, कोई शोर-शराबा नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ चाय का आनंद लिया जा रहा है। लेखक ने ये पहली बार देखा था। 10-15 मिनट तो वो उलझन में ही रह गया कि समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। लेकिन धीरे-धीरे क्या था, दिमाग की रफ्तार शांत पड़नी शुरू हुई। सब सोच बंद हो गई, बातचीत बंद हो गई, बोलचाल बंद हो गई है, हलचल नहीं है, यहाँ का शोर नहीं, वहाँ का शोर नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा लग जैसे अनंत काल में लेखक जी रहा हो। इतनी शांति कि सन्नाटे की आवाज़ भी सुनाई देने लग जाए। कभी आप बिल्कुल शांत रहें तो आपको लगेगा जैसे आपके कानों से कुछ झिंगुर की आ रही है, सन्नाटा जैसे लोग बोलने लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही सोचा एहसास होने लगा। अक्सर होता क्या है कि हम लोग जो जिस माहौल में रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा किसी न किसी बात में उलझे रहते हैं। कभी बहुत से दिन पुरानी खट्टी-मीठी बातों को याद करते रहते हैं, कभी भविष्य की कल्पनाएँ करते रहते हैं। हर समय हमारे दिमाग में कोई ना कोई बात रहती है। कभी हम भूतकाल की बातों की चर्चा करते रहते हैं, कभी भविष्य की योजना बनाते रहते हैं, जबकि दोनों ही मिथ्या हैं। भूतकाल जो बीत चुका है, पता ही नहीं, अब तो चला गया, लौट के आ नहीं सकता। और भविष्य जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है हमें, वो कैसा आने वाला है। फिर भी हम उसके बारे में इतना समय बर्बाद कर देते हैं। होता क्या, वास्तव में जीना किसमें चाहिए? वर्तमान क्षण में। जो इस समय क्षण हमारे पास है, वही सत्य है, उसी में हमें जीना चाहिए। अब जब वो चाय पी रहे थे, चाय पीते-पीते सारी बातें उनके दिमाग से धीरे-धीरे हटती जा रही थी। ना बीती हुई बातें याद कर रही थी, ना आने वालों की कोई चर्चा हो रही थी। भूत भविष्य दोनों उड़ गए थे। केवल वर्तमान काल था, वो क्षण था, जिस अनंत क्षण में वो जी रहे थे। चाय की चुस्की का आनंद ले रहे थे, बिल्कुल शांत थे। सन्नाटा तक सुनाई दे रहा था, कोई बात नहीं चल रहा। उस दिन वास्तव में लेखक को एहसास हुआ कि वास्तव में जीना किसे कहते हैं। ये जीने की कला है और ये जो कला है, इसे जापानी जीते हैं और ये जैन परंपरा है, जापानियों को जो मिली है, ये साधना है। शायद वो इसी साधना के बल पर ही अपने आप को फिर बाद में इतना तरोताजा कर लेते हैं। जब दिमाग एकदम शांत स्थिर हो जाता है, फिर से जब वो वर्तमान काल में बाहर निकलेंगे या फिर अपने घर गृहस्थी अपने कामों में जुट जाएंगे, फिर वो रफ्तार दिमाग उनका तेज पकड़ लेगा। फिर वो महीने महीने के काम को एक एक दिन में करने का प्रयास करेंगे। तभी तो जापानी इतना विकास कर पाए हैं।
यानी जब वो काम करते हैं तो पूरी लगन से तेज़ी से काम करते हैं और जब शांत स्थिर बैठते हैं तो पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग को शांत कर लेते हैं, जो हम नहीं कर पाते। हम काम पूरे करते भी हैं, आधे-मन से काम करते हैं, आराम करते हैं तो अधमने से करते हैं। अनमना सा काम तो वैसा ही हमारा विकास होना क्या चाहिए कि हम पूरी गति से काम करें और जब शांत स्थिर हो जाए, आराम करने बैठे तो पूरे तन्मयता से हम आराम करें। ये बहुत बड़ी सीख देने वाला पाठ है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको कठिनाई हो किसी पाठ को समझने में, कुछ पंक्तियों को समझने में तो आप मुझे चैट पे ज़रूर अवश्य लिख कर भेजेंगे। धन्यवाद।